इससे पहले एक बार आप लोग समझ लो व्हाट इज अ फ्लावर। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अगर हम डेफिनेशन पूछे व्हाट इज अ फ्लावर, फ्लावर की डेफिनेशन सिंपल क्या है, मॉडिफाइड शूट। फ्लावर हैज different parts. I'm just explaining it with the help of diagrams, then I'll make you write down. आप सिर्फ समझोगे पहले। तो अगर हम पूछे what is a flower, flower is a modified shoot. आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है वो काफी इजी फॉर्म में, अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम फ्लावर पे। तो फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़े तो इट इज अ शूट which is modified. It has swollen base which is known as thalamus. Green colored sepals. सेपल्स का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू दी पेटल्स। ठीक है, राइटिंग क्लियर है, सभी को दिख रहा है? ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कलरफुल पेटल्स। पेटल्स का दूसरा नाम क्या होता है, कोरोला। सेपल्स का दूसरा नाम क्या होता है, कैलिक्स। तो कैलिक्स एंड कोरोला। इसके बाद नेक्स्ट जो एसेंशियल वर्ड्स हैं वो क्या क्या है, एसेंशियल वर्ड्स में क्या क्या आएंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ठीक है, फीमेल पार्ट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ovary. Ovary has ovules. And female part, male part को क्या बोलते हैं, stamen. Stamen has anther and filament. इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, stamen. ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है। आई गेस सभी को ये स्ट्रक्चर क्लियर है। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें दो एसेंशियल वर्ड्स हैं, दो नॉन एसेंशियल वर्ड्स हैं। एसेंशियल वर्ड्स होती हैं विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एसेंशियल वर्ड्स मतलब होता है ग्रुप। तो एसेंशियल वर्ड में क्या क्या आएगा, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को बोलते हैं एंडोशियम, फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम। एंडोशियम और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। और नॉन एसेंशियल वर्ड्स में क्या आएंगे, कोरोला एंड कैलिक्स विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। एंथर एंड फिलामेंट, ये एंथर एंड फिलामेंट। नॉन एसेंशियल वर्ड्स में क्या आ जाएगा, नॉन एसेंशियल वर्ड में आएगा कैलिक्स एंड कोरोला। सिंपल, बहुत इजी है डायग्राम। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यू कैन मेक दिस डायग्राम इफ यू विश टू, देन आई विल मेक यू राइट डाउन। Please draw this diagram, be quick, then I'll make you write down. विष्णु एक गिलास पानी दे देना प्लीज। Shall I start with the writing part? Yes. Okay, write down flower. Flower के लिए लिखो what is a flower? Flower. Okay. Take your time with it. Just let me know when you are done. Okay. Done? Done. Okay, लिखो flower. Flower is highly modified shoot. Write down the explanation. Flower is a highly modified shoot.
bearing nodes and modified floral leaves. Bearing nodes and modified floral leaves. Nodes and modified floral leaves. 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 L-E-A-V-E-S. Floral leaves. Next, we go heading parts of flower. Try to be quick. Parts of flower. Parts of flower में सबसे पहले इसको बोलते हैं stalk, which is called as pedicel. Write down the first heading, pedicel. P-E-D-I-C-E-L. Pedicel is stalk, S-T-A-L-K, stalk of the flower. P-E-D-I-C-L-E-C-E-L. It is P-E-D-I-C-L-E, pedicel, which is called as stalk of flower. Swollen base मैंने क्या बनाया था? Thalamus. Write down the next heading, thalamus. Sometimes it is written thalamus or receptacle. Receptacle, R-E-C-E-P-T-A-C-L-E. Thalamus or receptacle. Swollen base of a flower. Swollen base, S-W-O-L-L-E-N, swollen base of a flower. Next part लिखो, four whorls of flower. Four whorls, whorls होते हैं group, W-H-O-R-L-S. Four whorls of flower are, सबसे पहला whorl लिखो calyx. Calyx में डैश डाल के लिखो green leafy sepals. Calyx, C-L-Y-X, green leafy sepals. सेकंड whorl का नाम लिखो corolla. corolla में क्या होगा? Brightly colored petals. Brightly colored petals. इसका फंक्शन क्या होगा? To attract insects for pollination. कलर जितना अच्छा होगा उतने इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे. Brightly colored petals. नेक्स्ट देखो एंडोशियम. Male reproductive part. Male reproductive part, which consists of stamen. Male reproductive part which consists of stamen. लास्ट वर्ड का नाम लिखो गाइनोशियम. G-Y-N-O-E-C-I-U-M. गाइनोशियम, G-Y-N-O-E. गाइनोशियम में लिखो फीमेल reproductive whorl which consists of carpel. Female reproductive whorl which consists of carpel. Carpel तीन parts में divided है, जिसमें stigma, style and ovary. It is made up of three parts. It is made up of three parts: stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary, carpel की. ओके, तो ये सिंपल सा पार्ट आ गया. फ्लावर का बेसिक चीज आपने लिख ली है. एग्जाम्पल्स लिखो कुछ फ्लावर्स की. ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, सबसे एडवांस फैमिली थी सनफ्लावर की फैमिली, कंपोजिटे. और
सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम लिखो, हेलियंथस एनस। जिसको सूरजमुखी बोलते हैं, पता है, इट हैज इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सन, ठीक है। तो हेलियंथस एनस लिखिए। सेकंड लिखो, एग्जाम्पल्स है फ्लावर्स के, फ्लावर कर रहे हो ना, एग्जाम्पल लिख लो। हेलियंथस एनस सनफ्लावर, हिबिस्कस, रोजा, HIBIS, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ। हाँ, HIBISCUS, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, HIBISCUS, रोजा साइनेंसिस, SINENSIS, इसको बोलते हैं चाइना रोज। जनरली ये प्रैक्टिकल्स में, अब आपका +2 के प्रैक्टिकल्स होंगे तो उसमें यही फ्लावर दिखाते हैं, बिकॉज दिस इज कॉमनली अवेलेबल। इसकी डायसेक्शन आती है फाइनल्स में। तो डिस्कस रोजा साइनेंसिस या फिर चाइना रोज, कॉमन नेम इज चाइना रोज। एक और एग्जाम्पल लिखो, लिलियम, LILIUM, which is called as lily. Lilium, 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 which is called as lily. अच्छा, पहले ये पार्ट सारा समझोगे, फिर आप लोग नोट डाउन करोगे। डायग्राम्स आर ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी, दोबारा से प्रैक्टिस करोगे आज सर पे। लिलियम इज द फुल नेम। इट हैज स्पीसीज, बट अभी आप लिलियम में ही लिखो, ठीक है। SP डॉट लिख देते हैं जब नहीं क्लियर हो। नाउ कमिंग टू द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंडोशियम। एंडोशियम में मैंने आप लोगों को बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट्स थे, एंथर एंड फिलामेंट। On the basis of this position of this filament, the anther, the stamen, they are of different types. देखो अभी ये बेस पे लगा हुआ है, इसको नाम दे देते हैं बेसिफिक्स। और कई बार ये ऐसे साइड पे लगा होता है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल। और जनरली दिस इज कॉमन बेसिफिक्स, जिसमें ये बेस पे ज्वाइन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फिलामेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और अगर आप इसको देख रहे हो, देर आर 2 लोब, एंथर के 2 लोब्स हैं, दिख रहे हैं, ये 2 पार्ट्स हैं, सभी को पता चल रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं बाइलोब एंथर, बाइलोब्ड एंथर। और अगर इस एंथर का आप सेक्शन काटते हो तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। देखो, एक लोब ये है, दूसरा लोब यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ज्वाइंट है। अब इनके लोब्स में ये सेक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, प्लीज लुक हियर केयरफुली। अच्छा, ये एंथर था, ये फिलामेंट, ठीक है। एंथर में 2 लोब दिख रहे हैं, 1 और 2, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, बाइलोब। एंथर का मैंने सेक्शन काटा तो मुझे ये दिखा, ये एक लोब है, ये बड़ा, ये दूसरा लोब। अब क्लियर है? तो इसके अंदर जब हम इसकी, क्या ये फिलामेंट, ये बच्चे नहीं, ये इसकी पोजीशन कभी ऐसे हो सकता है, यहाँ पे इसके फिलामेंट ऐसे हो, या फिर इसका फिलामेंट ऐसे भी हो। ये लोब्स ना परपेंडिकुलर हो गए, या तो ये ऐसे हो सकता है पैरेलल, या फिर परपेंडिकुलर। हाँ, बट दिस इज कॉमन, दिस बेसिफिक्स इज कॉमन, ठीक है। अब देखो क्या, जब आपने सेक्शन कटिंग की तो इसमें आउटरमोस्ट लेयर वाज एपिडर्मिस, जो हमेशा होती है। सिर्फ पहले समझोगे, ऑलरेडी दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी वेरी नीटली। आपके डायग्राम्स बहुत अच्छे एनसीईआरटी में बने हुए हैं। एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट लेयर विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। फिर इसके बाद लेयर आती है एंडोथीशियम। फिर इसके बाद लेयर आती है, I'll explain the function of these layers. They have large nuclei, endothelium, epidermis, endothelium, फिर आते हैं मिडल लेयर्स,
और बिल्कुल सेंटर में आते हैं स्पोरोजिनस मदर सेल। और सराउंडिंग दिस sporogenous mother cell is a layer which is known as tapetum. सुन लो एक बार फिर से। मैंने आपको बताया कि अगर हमने इसका सेक्शन काटा ये बायलोब डेंथर का, तो हमें इसमें ये एक पार्ट का जब हमने देखा तो इसमें बाहर आउटरमोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस। आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट इज एपिडर्मिस एंड नॉट रिटन। तो सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर आएगी विच इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव इन नेचर। एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर कौन सी आ गई? एंडोथीशियम विच इज अगेन प्रोटेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट इज मिडल लेयर्स, 3 to 4 मिडल लेयर्स हैं ये जो बनाई है मैंने, दीज आर ऑल मिडल लेयर्स, 3 to 4 लेयर्ड होती है। फिर इसके बाद बनाई टेपिटम, इट इज अ नरिशिंग लेयर, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। और लास्ट में जो सबसे एंड में आएगी वो स्पोरोजिनस मदर विच विल फॉर्म पोलन ग्रेन। तो ये सेक्शन आएगा आपके पास, किसका सेक्शन है ये? एंथर का। एंथर का सेक्शन आपने देखा। और एंथर में लोब्स अगर हम ऐसे ही बनाएंगे, अगर मैंने चारों तरफ ये बनाया तो एक तरफ ये, एक तरफ ये है, ये और ये, टोटल कितने हो गए? 4। तो इसीलिए कभी कभी एंथर को बोला जाता है बायलोब टेट्रास्पोरेंजिएट। व्हाई इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट? बिकॉज इट हैज 4 स्पोरेंजिया। ये स्पोरोजिनस सेल कितने आ गए? 4, इसीलिए इसको नाम बता दिया टेट्रास्पोरेंजिएट। तो आपकी नीट पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो बायलोब टेट्रास्पोरेंजिएट है, ट्राइलोब है, मोनोलोब है, तो आप लोगों को बता के रखना। इट इज ऑलवेज बायलोब, 2 लोब्स हैं, और टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिएट। अब जब इन्होंने डिहीसाइज होना होता है, जब ये पोलन ग्रेन, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तब इसी के बारे में एक क्वेश्चन में मुझे ऐसे आता है कि एंजियोस्पर्मिक फैमिली कौन सा शो करती है, तो उसमें ऑप्शंस अलग अलग होंगे, मोनोलोब होगी, मोनोलोब टेट्रास्पोरेंजिएट, बायलोब टेट्रास, तो आपको बता दिया मैंने, इट इज बायलोब एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। जब इसकी इसमें डिसाइज होते हैं, जब पोलन ग्रेन बहुत मेच्योर हो गए, बन भी गए, तो ये क्या करते हैं, ये जो बाहर की लेयर है उसको वीक कर देंगे एंड दी spores are released from this region which is known as stomium. स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो एक ओपनिंग से खुल जाती है जिसमें से ये पोलन ग्रेन जो है मैच्योर होने के बाद निकलने शुरू होता है। एंड हेंस दे आर रिलीज्ड, मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस रीजन। और ये आपस में कनेक्टेड है वाया अ स्पेशल टिश्यू विच इज नोन एज कनेक्टिव। So I guess you all have NCERT book with you. Yes, how many of you have NCERT? No. Which have you tried out? Okay, how many of you have NCERT? Raise your hand. Be quick. Alina, Angelina, Ansh, Anubhav, please raise your hand if you have. Okay. Okay, Ishneet, Angelina, Kritika, Utkarsh, Khushi, Harjot. Okay. Okay, it is compulsory for everyone to have this. So आप लोग आज buy कर लो because NCERT again it is very important from NEET point of view as well as CBSE point of view. तो आप लोगों को ये बुक तो स्पेशली बाय करनी है क्योंकि इसमें एक एक लाइन पे एक एक टर्म है। So this diagram is already given in NCERT. Okay, I'll discuss this diagram in the next class. But I guess अभी तक सभी को समझ आ चुका है कि इसमें जो layers हैं, outermost layer epidermis, then is endothelium, then middle layers 4 to 5 in number, last is sporogenous mother cell. और उसके immediate surrounding कौन सी है? टेपिटम। टेपिटम क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट। You can draw this diagram. I'll explain.
Any doubt till here? If anyone has a question till here, let me know. मुझे क्लियर है? अनुभव, डॉली, एलिना, अंश, कृतिका, एंजेलिना, खुशी, स्मीत, महक, कौंडल, तन्वी, उत्कर्ष, क्लियर एवरीवन? अंश? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Okay, बच्चे. Start with the writing part then. Are you done with the diagram? Yes. Does that empty part is Tapetum is this immediate surrounding layer. Sporogenous के आसपास जो surrounding layer है, that is called as tapetum. हाँ, वो बीच में sporogenous mother cells. Mother cells will undergo. मैंने बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को कौन से प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस. गमीट्स कभी भी बनेंगे कौन से प्रोसेस से बनेंगे? मियोसिस. तो इसका मतलब स्पोरोजेनस मदर सेल क्या प्रोसेस शो कर रहे हैं? मियोसिस. क्लियर एवरीवन? दे विल ऑलवेज शो मियोसिस. Be quick. Okay, write down. सबसे पहला पार्ट लिखो. स्टेमन में हेडिंग लिखो स्टेमन. इट कंसिस्ट ऑफ. मैम वेट ये ड्रॉ कर रहे हैं. Okay. Just let me know when you are done. यस मैम. ओके, राइट डाउन. स्टेमन आपने लिखा. इट कंसिस्ट ऑफ. क्या क्या इसमें होता है? एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर. कनेक्टिव ये टिश्यू है जो दोनों लोग को कनेक्ट कर रहा है. एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. स्टार डाल के लिखना. एंजियोस्पर्मिक एंथर इज. Ma'am, please repeat. Okay, it consists of anther, connective and filament. लिख लिया ये तन्वी? It consists of anther, connective and filament. और नेक्स्ट लाइन में लिख लो एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बायलोब, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. इसे लिख चुके हो आप पहले. आई एम रिपीटिंग दिस लाइन. दूसरे में आप लिख रहे हो एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बायलोब. सेकेंड लाइन में एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बायलोब एंड diathecus. Write down this new term, diathecus. थीका का मतलब होता है लेयर्स. बताएगा कोई मुझे दो लेयर्स कैसे हुई? आउटरमोस्ट लेयर क्या थी? एपिडर्मिस. और सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोथीशियम. इट इज diathecus. diathecus मतलब टू थीका, टू लेयर्स, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम. अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया. इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, इसलिए इसको बोलते हैं बायलोब एंड डायथीकस. बायलोब, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. एंड डैश कॉमा डाल लेना. बायलोब, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. बायलोब, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. आई होप सभी को ये टर्म्स क्लियर हो रही हैं. दीज आर नॉट डिफिकल्ट टर्म्स. पहली बार सुन लो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अदरवाइज आपको लर्न हो जाएंगे, बहुत जल्दी लर्न होंगी. बायलोब मीन्स दे हैव टू लोब्स.
डायथिकस 2 लेयर्स है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीलियम, और टेट्रास फेरेंजिएट बिकॉज ट्रांसपोर्ट. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन. इन ट्रांसवर्स सेक्शन, अब ये जो मैंने सेक्शन काटा है कौन सा है? ट्रांसवर्स. इन ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस लिख लो. इन टीएस, टीएस मीन्स ट्रांसवर्स. इसमें व्हाट डू यू मीन द एलएस? longitudinal. LS is longitudinal, TS is transverse. In TS, it appears to be four-lobed structure. It appears to be four-lobed structure. डैश डाल के लिखो माइक्रोस्पोरेंजिया. 4 लोब में से एक लोब को क्या बोलते हैं? डैश डाल के लिखो माइक्रोस्पोरेंजिया. इट कंसिस्ट ऑफ 4 लोब स्ट्रक्चर. लग रहा है 4 लोब्स हैं, इनमें से एक लोब को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग माइक्रोस्पोरेंजिया. यस खुशी, विच इज द आउटरमोस्ट लेयर? खुशी, विच इज द आउटरमोस्ट लेयर? Yes, look at board and tell me. Name the outermost layer. Epidermis. Yes, epidermis. Write down first heading, epidermis. Very good. Epidermis, dash डाल के लिखो protective in function. Epidermis, microsporangia के अंदर आप लिख रहे हो first point. Epidermis, microsporangia को अब explain करेंगे. Each microsporangia has 4 layers. तो सबसे पहला लेयर है एपिडर्मिस. माइक्रोस्पोरेंजिया के आगे डैश डाल के लिख लो 4. इट हैज 4 लेयर्स. माइक्रोस्पोरेंजिया इट हैज 4 लेयर्स. सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. यस डॉली, विच इज द नेक्स्ट लेयर? एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर है? लुक एट बोर्ड. टेल मी द नेम ऑफ अनदर लेयर, सेकंड लेयर. यस एनीवन? एंडोथीलियम. यस, राइट डाउन. Second layer, endothelium. Endothelium special layer है. You can see it from here. मैंने आपको बताया था it has large pieces and it has thickening which is made up of callose. और ये maturity में help करते हैं in the process of deletion. Deletion मतलब release करने में. सारे pollen grains जब नीचे गिरते हैं, it is with the help of this layer. तो endothelium में आप ये लिखोगे callose, CALLOSE. तो write down endothelium heading लिखो. उसमें लिखो cells possess bands of callose. Callose, CALLOSE. Cells possess bands of callose and helps in dehiscence of anthers. Bands of callose and helps in dehiscence of DEHI, SCENCE, and helps in dehiscence of cells possess bands of callose and helps in dehiscence of anthers. मैंने अभी बताया ना डिहीजन में हेल्प करते हैं. हेल्प इन डिहीजेंस ऑफ एंथर्स एट मैच्योरिटी. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीलियम? स्टार लगा लेना. एंडोथीलियम का फंक्शन आपको 1 मार्कर आता है तो मैंने आपको लिखवा दिया. ठीक है. तो इट हैज बैंड्स ऑफ callose which helps in dehiscence of anthers at maturity. Clear everyone? Write down the next part. फिर कौन सी लेयर्स आती हैं? एनीवन? मिडिल लेयर. राइट डाउन द हेडिंग मिडिल लेयर. कितनी होती है ये? 3 to 4. ठीक है. मिडिल लेयर्स के लिए लिखो 3 to 4 layers which contain reserve food material. 3 to 4 layers which contain reserve food material
for the development of microspore mother cells, MMC, microspore for the development of MMC, microspore mother cells. नेक्स्ट कौन सी लेयर बताई थी आपको? टेपिटम. राइट डाउन टेपिटम. किसी को याद है टेपिटम का क्या फंक्शन बनाया? एनीवन? नरिशमेंट. नरिशमेंट. वेरी गुड. लिखो. शाबाश. टेपिटम के बारे में लिखो. सिंगल सेल्ड इनरमोस्ट लेयर. टेपिटम क्या है? सिंगल सेल्ड इनरमोस्ट लेयर surrounding the sporogenous tissue. Single celled innermost layer Surrounding the sporogenous tissue, having dense cytoplasm. Surrounding the sporogenous tissue, having dense cytoplasm, and are multinucleated. Dense cytoplasm and are multinucleated. It provides nourishment to growing microspore mother cells. It provides nourishment to developing microspore mother cells. It provides nourishment to developing microspore mother cells and pollen grain. and Microspore mother cells and pollen grain. यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब जब ये पोलन ग्रेन निकलेगा, ये मैंने आपको बताया था कौन सा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है? मियोसिस. बस ये चीज आपने सबने याद रखनी है. और एक मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं? 4. पता है सभी को? माइटोसिस में कितने होते हैं? 2. अब हम पढ़ने लगे मियोसिस, तो इसीलिए पोलन ग्रेन हमेशा 4 आएंगे. पोलन टेट्राड. पहले समझोगे फिर उसके बाद नोट डाउन करोगे. इसमें देखो ये हमें है. अब फीमेल्स में एग प्रोड्यूस हो रहा है वाया मियोसिस, मेल्स में स्पर्म. ओके, मियोसिस इज द मेन प्रोसेस व्हिच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द. तो अब देखो इसमें पोलन ग्रेन जो है, जो मैंने आपको बताया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल हमेशा एक न्यूक्लियाई आएगा इसके अंदर. माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस. पहले आएगा मियोसिस 1, meiosis 1, which helps in formation of dyad. Dyad मतलब 2, microspore dyad. फिर दोबारा एक डिवीजन होगी meiosis 2. meiosis 2 में क्या बन जाएगा? पोलन ग्रेन टेट्राड. टेट्राड मतलब 4. तो microspore mother cell undergoes meiosis to form microspore tetrad, the pollen tetrad. Please draw this. And this process is known as microsporogenesis. Draw करो फिर इसके बारे में explain करते हैं. Microsporogenesis. पहले dyad फिर tetrad. पहले डायड फिर टेट्राड. जब आप ड्रॉ कर लो मुझे बता देना. डायड, DYAD, डायड. पोलन ग्रेन का ये
बिफोर दे आर रिलीज। अब इसके बारे में लिखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डन। पोलन ग्रेन, पोलन टेट्राड, 4 बनाया है ना मैंने। Write down the heading microsporogenesis. It is a process of formation of microspores or pollen grain. What is microsporogenesis? It is a process of formation of microspores, और genesis का मतलब होता है हमेशा formation. It is a process of formation of microspores और pollen grain. और आपको प्रोसेस बता दिया मियोसिस। नेक्स्ट लाइन में लिखो, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू सर्व्स एज, मतलब इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, each cell of this, इसके अंदर each cell of sporogenous tissue will serve as microspore mother cell, will serve as, देखो, each cell of sporogenous tissue will serve as MMC, a microspore mother cell, serves as MMC, microspore mother cell, capital M, capital M, capital C. These MMCs undergo meiosis. These MMCs undergo meiosis and form haploid to form haploid microspore tetrad. Ma'am, to form haploid microspore tetrad. टेट्राड, TRAD, टेट्राड, टेट्रा मतलब 4। ये बच्चे लिख लो, ये डायड था, ये टेट्राड, ये डायड है, 2 है, ये टेट्राड है। ओके, पोलन टेट्राड। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही मेच्योर होगा तो इसमें से, ये टेट्राड में से पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे और ये चारों अलग हो जाएंगे। तो अगर आपको ये मैंने बताया, ये प्रोसेस इसके बीच में हो रहा है, तो इस प्रोसेस में अभी बताया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ बहुत सारे सेल थे जो थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। मियोसिस के बाद, मियोसिस 1 के बाद उन्होंने बनाया डायड, मियोसिस 2 के बाद बनाया टेट्राड। तो इसके अंदर बहुत सारे टेट्राड बने, क्योंकि ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। ईच सेल इन दिस undergoes meiosis to form tetrad. Ultimately, after attaining maturity, सब चारों separate हो जाएंगे। तो this tissue will have number of pollen grains. अब समझ आई बात? तो पोलन ग्रेन बनाने के प्रोसेस को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड दी प्रोसेस इज मियोसिस। तो नेक्स्ट लिखो, लास्ट लाइन में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, as enters mature, microspore of pollen tetrad separate. As enters mature, microspore of tetrad separate and develop into pollen grain. And develops into pollen grain. Each microsporangium, next point, each microsporangium has numerous pollen grains.
Each microsporangium has numerous pollen grains at maturity. Each microsporangium has numerous pollen grains at maturity. अब यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को पोलन ग्रेन. नाउ लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट पोलन ग्रेन. अब मैंने बताया ये टेट्राड में से टूट के एक आ गया. अब इस एक को स्टडी करेंगे हम. अब हम सिर्फ एक पोलन ग्रेन को स्टडी कर रहे हैं. तो एक जो पोलन ग्रेन है इट हैज 2 लेयर्स. outermost layer is known as exine and inner is known as intine. Exine is absent from some parts और जहां से ये absent होती है उस region को बोलते हैं germ pore. It is the region from where your germ tube, your pollen tube is formed. ठीक है. और इसमें एक न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म होगा. दिस इज रिलीज फ्रॉम दिस स्पोरोजेनिस. टेट्राड में से एक निकलेगा ये पोलन. ठीक है. फिर इसके बाद ये पोलन ग्रेन अंडरगोज अनइक्वल डिवीजन और फॉर्म करेगा ये लार्ज वेजिटेटिव एंड स्मॉल जनरेटिव. एक से दो बन गए तो लार्ज वेजिटेटिव सेल, small generative cell. This generative cell is male unit. Vegetative cell helps in formation of pollen tube. I'm repeating. ये pollen grain जब release हुआ तो it is released at one cell stage और ये immediately divide हो जाता है दो में, large vegetative and small generative. What is the function of vegetative? To form pollen tube from germ pore, and generative is actually male unit. Please draw this. Clear everyone? यहाँ तक बेस समझ आ रहा है सभी को? I'll take your test in the next class. Be clear. अगर नहीं समझ आया just ask. NCERT book में I'll give you points to read for next class. मैम एक बार वो वेजिटेटिव वाला समझा दो. माइक्रोस्पोर मदर सेल का. हाँ, वेजिटेटिव वाला दोबारा बताती हूँ. बच्चे ये पोलन ग्रेन देखो ये था. स्पोरोजेनस टिश्यू ने पोलन टेट्राड बनाया, पोलन टेट्राड ने पोलन ग्रेन बनाया. पोलन ग्रेन जब वो रिलीज हुआ तो इट वाज एट सिंगल न्यूक्लियस स्टेज. इट इमीडिएटली गेट्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल अनइक्वल हाफ, एक लार्ज वेजिटेटिव एंड स्मॉल जनरेटिव. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव? इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब फ्रॉम जर्म पोर. व्हाट इज जर्म पोर? जहां से एक्साइन लेयर एब्सेंट. इसमें दो लेयर थी, बाहर के एक्साइन, अंदर के इंसाइन. जहां से एक्साइन लेयर एब्सेंट है उसको बोल दिया जर्म पोर. Vegetative cell helps in formation of pollen tube and generative is actually male unit. Clear now? Yes, can we clear it? Okay. Yes. Write down about pollen grain. पहला लिखो पोलन ग्रेन में लिखो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी. Generally spherical. Generally spherical. दिख रहा है आपने spherical चीज बनाया. Spherical. 20 to 25 micron meter in diameter. Generally spherical. 20 to 25 micron in diameter. Micrometer. It consists of two layers, exine and intine. Next line में लिखो. It consists of two layers, exine and intine. Exine के लिए लिखो next line में. It is tough. It is tough cutinized layer
क्यूटिन मतलब रफ भी हो सकते हैं. इट इज टफ. एक्साइन के लिए लिख रहे हो टफ क्यूटिनाइज, CUTINIZED, क्यूटिनाइज. इट इज टफ क्यूटिनाइज लेयर, CUTINIZED. layer it is composed of, एक टर्म लिखो, पोरोपोलेनिन. ये टर्म लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ पोरोपोलेनिन. आप हैरान हो जाओगे, कई बार पोलन ग्रेन्स के फॉसिल्स मिले. फॉसिल्स बोलते हैं डेड बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट. तो सिर्फ उन्हीं पार्ट्स के मिलने चाहिए फॉसिल्स जो हार्ड है. पोलन ग्रेन तो इतने छोटे होने के बावजूद इनके फॉसिल्स मिले बिकॉज दे हैव दिस लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर. आउटरमोस्ट लेयर इज स्पोरोपोलेनिन व्हिच इज रिच इन प्रोटीन. तो स्पोरोपोलेनिन इसके बारे में लिखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन which is resistant to कई बार ये सिंपल नीट में क्वेश्चन आता है कि पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व और कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग बिकॉज दे हैव विच लेयर. तो मैक्सिमम बच्चे दे देते हैं आंसर एक्साइन. नो, आंसर इज स्पोरोपोलेनिन. ठीक है. Sporopollenin which is resistant to physical decomposition. जब हाँ ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंट है, अभी पढ़ लिया आपने. नेक्स्ट लिखो, germ pore is present. Germ pore is present as aperture. Aperture मतलब होता है opening. Germ pore is present as aperture. APERTURE. नेक्स्ट टाइम में लिखो, intine is thin, delicate. Intine is thin, delicate, cellulosic layer. Thin, delicate, cellulosic layer. Ma'am, this we are writing for exam. Yes. But can you repeat? I'm not getting you. क्या? Ma'am, this we are writing for exam. Yes, this is for exam. This is for I guess. हाँ. हाँ. नहीं, वैसे ये पूरा part ही I guess you are writing it for pollen grain. The heading is pollen grain. अभी जो आप लिख रहे हो, this is for exam. Okay. Now I am coming to next part. Okay. Now I am coming to next part. Intine. Intine is thin, delicate, cellulosic layer. नेक्स्ट लाइन में स्टार डाल के लिखना, अगेन अ नीट क्वेश्चन. पोलन ग्रेन्स इन पाइन आर विंग्ड. बड़ा ही पेट क्वेश्चन है, ये बार बार उठाओगे कोई भी क्वेश्चन पेपर तो उसमें ऐसे पोलन ग्रेन्स विंग्ड है. तो ये लिख लो, पोलन ग्रेन्स इन पाइन. पाइन पता है ना, जो बड़े बड़े पाइन कोन्स वाले जो पेड़ होते हैं जो हिल एरिया से मिलते हैं, पाइन. देखो इसमें रीडर लाइट लीव्स होते हैं, कोन्स होते. तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन मिलेंगे दे आर विंग्स. ऐसे ये पोलन ग्रेन है, एक्साइन एंड टाइम, और इसके बाहर विंग्स. तो पोलन ग्रेन्स इन पाइन दे आर विंग्ड. ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी. नेक्स्ट लाइन में लिखो, व्हेन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट, when pollen grains germinate, intine grows out. ये देखो intine grows out. कौन से रीजन से ग्रो होंगे? देखो pollen grain germinate होंगे, कौन से रीजन से होंगे? germ pore. When pollen grain germinate, intine grows out through germ pore.
forming pollen tube. Mature pollen grain has two cells. कौन से हैं mature pollen grain में? Generative and vegetative. Mature pollen grain has two cells, large vegetative and small generative. Mature pollen grain has two cells, large vegetative and small generative. In most of the next point में लिखना, in most of the angiosperms, pollen grains are released at two cell states. Two cell states, while others may shed at three cell stage. क्या ये पोलन ग्रेन्स यूजफुल है? क्या ये हार्मफुल है? कोई बताएगा मुझे हाउ दे आर यूजफुल रिप्रोडक्शन में? हाउ दे आर हार्मफुल? डिकम्पोज? नो. हाउ दे आर हार्मफुल? पोलन ग्रेन से कुछ प्रॉब्लम होती है? एनीवन? मैम एलर्जी. यस, दे कॉजेज एलर्जी, पोलन एलर्जी. एस्थमा हो जाता है, पता है ना आपको? पोलन एलर्जी, कई लोगों को चीखें बंद ही नहीं होती वो जब डस्ट चलती है, वो कहते हैं पोलन एलर्जी. इवन स्किन एलर्जी हो जाती है. एंड दिस पोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई टोल्ड यू दिस स्पोरोपोलेनिन इज टफ proteinaceous layer. It is rich in protein, so sometimes it is used as supplement of protein in diet. क्या हो जाता है? हाँ, जनरली पोलन ग्रेन से होती है. स्किन एलर्जी हो गई, छींकें आनी, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया. It is because of this pollen allergy, and because they have this tough layer, sporopollenin, which is rich in protein, so they are also used as supplement in protein supplement. कई बार इसके कैप्सूल मिलते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट डाइट. तो कई लोग जिनको सिर्फ प्रोटीन चाहिए वो ये खाते हैं. एंड यू कैन स्टोर दीज पोलन ग्रेन्स. कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन वी स्टोर दिस पोलन ग्रेन? एनी आइडिया हाउ कैन वी स्टोर दी? कोई भी मेडिकल लाइन में आपने चीज स्टोर करनी है, दैट कैन बी स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर -196 इन लिक्विड नाइट्रोजन. कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, सर्वाइव करेगा. इवन मेल स्पर्म. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसमें. तो एनीथिंग कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग इन लिक्विड नाइट्रोजन. तो लिखो इसमें आगे, आई विल मेक यू राइट डाउन. प्लीज राइट डाउन. पोलन ग्रेन्स may cause severe allergy. Write down next point. Pollen grains may cause severe allergies and respiratory problems. Pollen grains may cause severe allergies and respiratory problems like asthma and bronchitis. किसी ने सुना है पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास, ये कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास सुना है? किसने सुना हुआ है? ओके. वैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा आसपास हेज लग जाती है जिसमें वो छोटे छोटे गोभी जैसे लगते हैं, फ्लावर व्हाइट कलर के, ऐसे लगता है छोटी छोटी गोभी लगी हुई, कॉलीफ्लावर, हरिश भी होते हैं. पार्थेनियम, इट इज अ वेरी कॉमन पोलन एलर्जन. तो लिखो कॉमन, मोस्ट कॉमन पोलन एलर्जन कैरेट ग्रास या पार्थेनियम. मोस्ट कॉमन पोलन एलर्जन. ये नीट के क्वेश्चन है. पार्थेनियम, और कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास.
कांग्रेस, CONGRESS, कांग्रेस, नॉर्मल कांग्रेस, ये कैरेट ग्रास। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स and are used as supplements food supplements by athletes, running में, racing में, as food supplements by athletes and race horses. तो वो टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, and race horses. This diagram is already given in your NCERT. इसमें आप देखोगे Mama and race. horses, see tablets बनी हुई हैं, ठीक है, पोलन टैबलेट्स हैं, ओके। नेक्स्ट लिखो, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन in liquid nitrogen, ब्रैकेट में लिखो -196 डिग्री सेल्सियस। इन लिक्विड नाइट्रोजन, ब्रैकेट में लिखो -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट लाइन में लिखो वायबिलिटी, कहते हैं पोलन ग्रेन जिंदा कितनी देर तक रहते हैं। वायबिलिटी में सीरियल्स में लिखो, सीरियल क्रॉप्स होते हैं ना, CREALS, सीरियल क्रॉप्स में लिखो फ्यू मिनट्स। और लेग्यूम्स मतलब जो आपके मटर है, लेग्यूम्स में लिखो दालें हैं, मटर है, लेग्यूम्स में डैश डाल के लिखो फ्यू मंथ्स। तो पोलन ग्रेन कुछ मिनट्स तक से फ्यू मंथ्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर स्टोर करना चाहते हो तो लिक्विड नाइट्रोजन -196। यस, क्लियर हो गया सभी को? बहुत इजी फॉर्म में था बच्चे। आज अगर प्लीज ट्राई टू ब्रिंग योर एनसीईआरटी इन द नेक्स्ट क्लास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एनसीईआरटी बुक तो आज अभी इमीडिएटली, हाँ अभी जाते हुए खरीद लो। तो जो हमने सबसे पहला टॉपिक किया, एनसीईआरटी आपने साथ साथ पढ़नी है, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें सबसे पहले आपने फ्लावर का डायग्राम किया, फ्लावर का पार्ट जो आपको बताया है उसमें ज्यादा डिटेल में आपको लिखवाया मैंने। दिस इज योर फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर जब डिसाइज करता है तो वो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। अब आपको ये नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है बाइलोब्ड एंथर विद टेट्रास्पोरेंजियम, और इसमें आप देख सकते हो इसका ये पूरा डिटेल ब्यूटिफुली गिवन, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम, स्पोरोजिनस। तो जो ये पोलन ग्रेन निकला है यहाँ से निकलेगा स्टूम में। एक पोलन ग्रेन ये रहा, पोलन टेट्राड था, टेट्राड में से एक, ये देखो पोलन टेट्राड में से एक पोलन ग्रेन, 2 लेयर्स थी, एक्साइन और एंजाइन, डिवाइड हो गया 2 में, वेजिटेटिव आया, जनरेटिव। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ये पोलन वायबिलिटी और इसके पोलन सप्लीमेंट। क्लियर एवरीवन? आप लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक रीड करोगे, राइट डाउन द पेज नंबर्स फ्रॉम पेज 19 टू पेज 24। एक एक लाइन लर्न करनी है और अंडरलाइन करना है, और जो नहीं समझ आएगा उसको आपने मुझे पूछना है नेक्स्ट क्लास में। एंड प्लीज राइट डाउन, नाउ राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। आप लोग ट्राई करोगे और मुझे आंसर्स दोगे नेक्स्ट क्लास में। राइट डाउन द क्वेश्चंस। What is integument? Write down the question. What is integument? Next week, integument. 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 Name the parts of flower that form calyx. Name the parts of flower that form calyx.
Name types of tapetum. Not given in NCERT. Try to find it. Types of tapetum. TAPETUM. नीट के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चंस लिखवाए जा रहे हैं आपको. बाकी सब कुछ आपको एनसीईआरटी से मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. What is the branch of science? What is the branch of science called which studies pollen grain? What is the scientific name of carrot grass? Mexico. What is the scientific name of carrot grass? Yes, anyone? अभी लिखवाया मैंने. Scientific name, Parthenium. What is the scientific name of carrot grass? Parthenium. Parthenium. Very good. Yes. हाँ. Scientific name. ये common name. Next लिखो. Name the chemical in which. Name the chemical in which pollen grains can be preserved. बोलो. Liquid nitrogen. -196 degrees Celsius. Yes. Name the chemical in which pollen grains can be preserved. Which is the most resistant organic matter? Yes, it is sporopollenin. Very good. Which is the most resistant organic matter? तो अब समझ आ गया. मैंने अभी बताया आपको. फॉसिलाइजेशन हो गई. इससे ज्यादा और क्या होगा? Thousands of years तक आप प्रिजर्व कर सकते हो. Most resistant organic matter. How many questions you have written? 7? 7. 7. Name the plant where seeds remain viable for 2000 years. Name the plant where seed remains viable for 2000 years. Now I have given you questions. आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी ढूंढ के आओगे और आई हैव गिवन यू टास्क आल्सो टू रीड द पेज नंबर 19 till 21. इज इट 22 24 19 till 24. और आपको नोट्स अच्छे से बना लेना और डायग्राम जो है एनसीईआरटी वाले बना लेना दोबारा से. ठीक है. एनी डाउट टिल हियर? ऑल क्लियर? नो कंफ्यूजन? ओके, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम गोइंग स्लोली. यस, सैटरडे विल बी ऑनलाइन क्लास. It's working, yes. Lockdown है तो फिर वही. It will be online, but there is no off. ठीक है? ठीक है बच्चों. Because I'm trying to cover the syllabus, so you can leave now. Take care, everyone. Bye bye. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल. This is what everyone is thinking ना. जरूरत नहीं थी. Everything you